हेलो इग्नू स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं MMPC 003 का पेपर। बच्चों, आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे कि सर हमें इस पेपर के सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारी उन्नति की टीम की तरफ से मैं प्रेजेंट कर रहा हूं MMPC 003 बिजनेस एनवायरनमेंट का पेपर। बच्चों 3 आवर्स का पेपर है, 100 मार्क्स का है। बच्चों आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। स्क्रीन पे आपकी प्रेजेंट है बच्चे क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन दिखाऊंगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करने हैं। बच्चों आपकी स्क्रीन पे सॉल्यूशन है MMPC 003 बिजनेस एनवायरनमेंट के जून 2024 के। चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा पहला क्वेश्चन ये था, अब इसकी हमने डेफिनेशन दी है, ठीक है ना, इसे अच्छे से इलेबोरेट किया है। इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है ना। तो हमें इसके अंदर थोड़ा सा एग्जांपल दे देना। नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, तो थोड़ा बहुत आप उनको एक्सप्लेन करना। मेन आता है फिर इसके अंदर की कॉन्सेप्ट। बच्चे आंसर को ऐसे ही प्रेजेंट करना। अब आप देख लो कैसे मैंने लिखा है। सर हमें सारा लिख के आना है। हाँ बेटा, बड़ा क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखने का कोशिश करना। और अब जैसे आप देख रहे हैं, मैंने इसमें क्या करा, जीडीपी के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स दैट इज एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, जिन्हें काम नहीं मिला है, जो एम्प्लॉयमेंट सर्च कर रहे हैं। इन्फ्लेशन वही जब आपके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। डिफ्लेशन वही जो आपके इंडिकेट करते हैं डिक्लाइन। तो बच्चों इसको एक एक करके पॉइंट को रीड करेंगे। वीडियो को पॉज करो, बेटा रजिस्टर पेन उठा लो, मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं कैसे लिखना है, आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर मैनेजर। अब सबसे पहले इसके अंदर हम क्या देखेंगे, डिसीजन मेकिंग अंडर इकोनॉमिक कंडीशन। फिर से आप इसके अंदर क्या बताओगे कि हमें इवेल्युएट करना है। बच्चे अच्छे से वर्ड्स लिखो जिससे एग्जामिनर इंप्रेस हो। फिर से वही इन्फ्लेशन रेट्स, जीडीपी ट्रेंड्स और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स। तो बच्चों इसको वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर से सारी हेडिंग। बच्चों पेपर में ट्राई करना, अगर आपके पास टाइम हो तो कम से कम ब्लैक पेन से ना हेडिंग लिख लेना, जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट करा है। सर अगर टाइम कम हो तो बेटा ब्लू पेन का यूज करना, ब्लू पेन का यूज करके उसको नीचे अंडरलाइन कर लेना। एक एक बात समझाओ। बजटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन, मॉनेटरी पॉलिसीज एंड इंटरेस्ट रेट किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, बोरोइंग कॉस्ट से। किससे डायरेक्टली रिलेटेड है, बोरोइंग कॉस्ट से। अब बच्चे आपको पता होना चाहिए किस पॉइंट में क्या एक्सप्लेनेशन लिखनी है। अब जैसे ये एक्सचेंज रेट है तो आपको बताना है, इसके अंदर एग्जांपल दो। डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी कैन मेक एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव बट इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स। क्लियर है। एक एक पॉइंट को फिर से रीड करेंगे। जो भी आपको समझना है, कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्ट्रेटेजी, प्लानिंग। बच्चों स्ट्रेटेजी तो पता है ना क्या होता है, आ प्लान ऑफ एक्शन, आ प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव अ गोल, डिजाइन टू अचीव अ गोल। तो अब उसने क्या बोला है, हमें एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनानी है, हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनानी है दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्लियर है। पॉलिसी चेंज हुई है, मैनेजर मस्ट स्टे अपडेटेड ऑन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। किसके लिए, टू इंश्योर कंप्लायंसेस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस इन्फ्लेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दो। सर किसको एक्सप्लेन कर दो, डेफिनेशन दे दो। किसकी, इन्फ्लेशन की। इट रेफर्स टू सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइसेस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कब तक, ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। क्लियर है। उसके बाद हमने इसके फिर से क्या करा, इसको कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज करने के लिए आप पेपर में ऐसे चार्ट भी बना सकते हो, जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, ठीक है ना। बट बच्चों मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। आपको पेपर में एब्रीविएशन यूज नहीं करना है, आपको पूरा लिखना है। क्लियर है। ज्यादा से ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करो। फिर उसके इफेक्ट्स, फिर उसके इफेक्ट। अब इफेक्ट में देखेंगे सबसे पहले इसका इंपैक्ट कंज्यूमर्स पे क्या था, इसका इंपैक्ट बिजनेसेस पे क्या था। क्लियर है। अब इस पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे इसको। फिर से टाइम हो तो ब्लैक पेन से लिखना, नहीं तो ब्लू पेन से लिख के लाइन मार्क कर देना। पेंसिल से लिख लो, अरे उसे हाईलाइट करके दिखाओ कि आपको इसके पॉइंट्स अच्छे से आते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया हुआ है, एग्जामिनर इंप्रेस हो। इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, जाते ही पहले चार्ट बना दो। सर बिजनेस पे क्या इंपैक्ट है, एम्प्लॉयमेंट में क्या इंपैक्ट है, कंज्यूमर में क्या इंपैक्ट है, ठीक है ना। तो ऐसे पॉइंट्स बनाओ। फिर उसके अंदर ये फर्दर पॉइंट्स है। गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या होता है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी थी, फिस्कल डेफिसिट और इंपैक्ट ऑन पब्लिक डेट। क्लियर है।
फिस्कल डेफिसिट में क्या होता था, राइजिंग प्राइसेस कैन इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बच्चे अगर प्राइस बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को भी इंपैक्ट आएगा। पब्लिक डेट, ठीक है ना, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द रियल वैल्यू ऑफ पब्लिक डेट, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट को विच मे बेनिफिट, ध्यान से, विच मे बेनिफिट गवर्नमेंट विद लार्ज आउटस्टैंडिंग डेट्स। क्लियर है। शिफ्ट इन लेबर मार्केट, इन्फ्लेशन से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टुवर्ड सेक्टर लेस इफेक्टेड बाय प्राइस चेंजेस सच एज टेक्नोलॉजी और सर्विसेज। क्लियर है। इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अब बच्चे क्या इंपैक्ट है इंटरनेशनल ट्रेड का, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब इन्फ्लेशन क्या कर रही है, इट कैन मेक अ कंट्री एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटिटिव इन ग्लोबल मार्केट। इंपैक्ट ऑन इंपोर्ट्स और एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन से क्या हुआ, क्या इंपैक्ट है, इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल मार्केट। बेटा आप अगर ऐसे आंसर प्रेजेंट नहीं करोगे ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप देख रहे हो मैंने कैसे 7 हेडिंग्स पहले बनाई, फिर उसके अंदर फर्दर सब हेडिंग बनाई। इन 7 हेडिंग्स के अंदर पहले जो भी मैंने हेडिंग लिखी उसके अंदर क्या करें 3 पॉइंट्स बनाए, तो आपको भी ऐसे ही बनाना है। इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके अंदर मैंने फर्दर 3 पॉइंट्स क्लासिफाइड कर दिए। इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल मार्केट, मैंने उसके अंदर फर्दर 3 पॉइंट्स क्लासिफाइड कर दिए, ठीक है ना। जैसे रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्फ्लेशन से क्या होता है, कस्टमर की स्पेंडिंग पावर कम हो जाती है, ठीक है ना। रिसोर्सेज की एलोकेशन में इंपैक्ट आता है, इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ ही स्लो हो चुकी है। इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल मार्केट, अब फाइनेंशियल मार्केट में भी फर्क पड़ता है इन चीजों का। तो बच्चों आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है, वीडियो पॉज करो, आराम से नोट्स बनाओ, ठीक है ना। पेपर में पास्ट ईयर का पेपर ही आ रहा है, इसी के ट्रेंड में ही सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। ब्रीफली डिस्कस इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। अब पहले बताओ कंपोनेंट्स, मनी मार्केट्स कितने तरह की होती हैं सर, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। अब ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, जिसमें आरबीआई है, ठीक है ना। कॉल मनी, जब एक बैंक दूसरे बैंक को कॉल करके कुछ पैसे या कोई रेशियो मेंटेन करने के लिए पैसे लेता है, लेकिन टाइम पीरियड जरूर मेंशन करो, क्या टाइम पीरियड है, अप टू 14 डेज, अप टू 14 डेज। बच्चे टी बिल्स, टी बिल्स आपको पता है ना जनरली 25,000 की डिनोमिनेशंस में इशू होते हैं। कौन इशू करता है, आरबीआई। इनको हम जीरो कूपन क्यों बोलते हैं, कॉज दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। मतलब अब फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट को 24,000 दोगे और एक टेन्योर के बाद गवर्नमेंट आपको 25,000 देगी। दे आर इशूड एट डिस्काउंट, ये जो 1,000 था ये डिस्काउंट था, बट गवर्नमेंट जब आपको रीपेमेंट करेगी तो कितने की करेगी, 25,000 की। क्लियर है। अब इनकी मैच्योरिटी आपको टाइम दिया हुआ है, अब ये पेपर में लिख के आओ 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। अगर बेटा ये मेंशन ही नहीं करोगे तो मार्क्स क्यों मिलेंगे, उन्हें अच्छे से बताओ तो सही ये क्या चीज आपने लिखी है। कमर्शियल पेपर्स, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट, सबसे हिट पॉइंट ये था इसका। क्लियर है, ये लिखेंगे। मैच्योरिटी कितनी है, मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ 7 डेज और मैक्सिमम 1 ईयर। बच्चे ध्यान रखना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है ये, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की मैक्सिमम मैच्योरिटी 1 ईयर की होती है, ठीक है ना। कम हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी, और ये हाईली लिक्विड होते हैं, ठीक है ना, जब चाहे मर्जी बेच दिए। फुल्ली सिक्योर्ड, हाईली लिक्विड, बच्चा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, ठीक है ना। 7 डेज का टाइम है, मैक्सिमम मैच्योरिटी ऑफ अप टू 1 ईयर। बच्चों क्लियरली एक्सप्लेन करो एक एक चीज, जितना एक्सप्लेन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। फिर अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, अब उसके मैंने फंक्शंस देख लो लिखे हैं, वीडियो पॉज करो, रजिस्टर में नोट डाउन कर लो ये पॉइंट। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एनालाइज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इन डिटेल। हमें इसका आंसर प्रेजेंट करना है। सबसे पहले इसके फीचर्स एक्सप्लेन कर दो बच्चों, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स, फिर से हेडिंग पे बच्चों पूरा फोकस देंगे, ठीक है ना। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, आप पेपर में जाने से पहले ना ये जो हेडिंग्स है ना इन्हें अच्छे से लिख लिख के याद करो, मेरे साथ लिखो, रजिस्टर उठा लो, मेरे साथ लिखो। पब्लिक सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आए थे, उन्होंने क्या करा था, फोकस करा था कुछ एरियाज पे, जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज। आपको पता है हमारे देश को आज सबसे ज्यादा फायदा भी इन्हीं से हो रहा है, ठीक है ना। लाइसेंसिंग, उन्होंने फालतू की एलिमिनेशन करी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने। उन्होंने कहा अननेसेसरी हर चीज के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लग्जरी गुड्स का आप कुछ काम कर रहे हो या कुछ छोटे मोटे काम करना स्टार्ट करो तो गवर्नमेंट कह रही है हम उसके लिए लाइसेंस नहीं लगाएंगे। अब उन्होंने लाइसेंस की रिस्ट्रिक्शन कर दी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर सके। बेटा फिर से वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। इनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, मेट्रो बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। आई है ना इंडिया में MRTP एक्ट, मैक्सिमम जो भी हमारा MRTP एक्ट आया गया है, मैक्सिमम उसके लिए क्या फोकस किया गया था कि जो भी मोनोपोलीज बना रखी है लोगों ने, जो भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, जो पहले सुनते नहीं थे कि हम कोई चीज ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उसकी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करते हैं, तो
उस डिमांड को बचाने के लिए कि हाँ भी हम फालतू की डिमांड क्रिएट करके प्राइस राइज कर रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए ये रिफॉर्म्स लाए गए थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिफॉर्म्स। ठीक है बेटा, ये किस लिए लाया गया? ताकि मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस ला सके। जितनी मार्केट कॉम्पिटिटिव होगी उतने आपको प्रोडक्ट्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है ना। डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और एबॉलिशमेंट ऑफ फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। बेटा ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करो, फिर से रजिस्टर में लिखो, मेरे साथ साथ लिखो पॉइंट्स को। अब इसके अंदर मेन पॉइंट्स क्या लिखने हैं, जो भी आंसर पढ़ रहे हो ये स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से होने चाहिए। क्लियर है? कोई अपनी कहानी मत मारो, पहले याद तो करके जाओ। मैंने आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर करे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आप देख रहे हैं कैसे मैंने हाईलाइट करे हुए पॉइंट्स। मैंने आगे एक्सप्लेनेशन ज्यादा थोड़ी दी है, आपको बस उसके बारे में बताना है। जो भी आप हेडिंग लिख रहे हो उसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दो। क्लियर है? तो आपको पेपर में लिख के आना है। अब देखो, ये इंपैक्ट बताओ, क्रिटिसिज्म बताओ। उन्होंने क्या पूछा था आपसे स्टार्टिंग में? क्वेश्चन देखो क्या था। उन्होंने बोला एनालाइज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। पहले उसके मैंने फीचर्स बता दिए। क्लियर है? फिर मैंने फीचर्स के बाद उसको क्या किया, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स बता दिए। फिर मैंने क्या किया, उसके इंपैक्ट बताए। अब लास्ट में उसका क्रिटिसिज्म। ठीक है, आपको ऐसे आंसर को डिवाइड करना है। बच्चे क्या सोचते हैं, पैराग्राफ में लिखते जाते हैं, कहानियां लिखते जाते हैं। ऐसे नहीं लिखना। आप भी पहले बना लो कि आपको आंसर किस वे में प्रेजेंट करना है। प्लीज डिस्कस द लेटेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट विद द फॉर्म इन ट्रेड पॉलिसीज। सर हमें इस पेपर के सॉल्यूशंस चाहिए तो हमें कैसे मिलेंगे? बच्चा आपकी स्क्रीन पे की हाइलाइट्स है, नोट डाउन करेंगे वीडियो पॉज करके। कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी। हाँ बच्चों, आपको इस पेपर के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। आपको हमारी बस उन्नति की टीम को कांटेक्ट करना है। हमारी उन्नति की टीम को कांटेक्ट करना है। पेपर में जाने से पहले एटलीस्ट 5 इयर्स की पेपर करके जाना। एटलीस्ट 5 इयर्स के पेपर, अच्छे मार्क्स आएंगे, मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। क्लियर है? और आप देख लो ना आंसर कैसे प्रेजेंट किया। अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पोस्ट 2014, जीएसटी आया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मोदी जी ने कहा था मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया रिफॉर्म, सब चीज डिजिटलाइज हो चुकी है। ई कॉमर्स आ चुका है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सब मार्केट में छा गए हैं। ठीक है ना। हर बंदे को मिंत्रा, ये सब क्या है चीज है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये किसका पार्ट है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का। पीएलआई स्कीम्स, ठीक है ना। आत्मनिर्भर भारत, गवर्नमेंट बार बार बोलती है आत्मनिर्भर भारत। ठीक है बच्चों, क्या इंपैक्ट हुआ इन पॉलिसीज का ऑन ट्रेड, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। पेपर में पॉइंट लिख के आना, इसी एक्सप्लेनेशन लिख दो, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दो। ग्लोबल रिकॉग्निशन, इंप्रूव्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सर इजी कैसे होगा बिजनेस करना? अरे डॉक्यूमेंटेशन का काम ही कम हो गया, फास्टर क्लियरेंस हो रही है। क्लियर है? इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जीएसटी आया है, मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव हुआ है, क्रिएट अ फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, फॉरेन प्लेयर्स आए हैं इंडिया में। ठीक है ना। अब मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो बच्चे थोड़ा थोड़ा बताना ही है कि आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन कैसे मिली है। मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट की वजह से तो मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस एंड पॉलिसीज ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर से मैं इसके फंक्शन एक्सप्लेन करूंगा। जब भी कोई पॉइंट टॉपिक स्टार्ट करो ना, पहले उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दो। ठीक है, एग्जामिनर इंप्रेस होएगा। अब देखो, मैं इसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहला फंक्शन क्या था? सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ मेंबर इकोनॉमीज। क्लियर है? अब इसके अंदर 3-4 पॉइंट लिख दिए मैंने, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए किसको? मेंबर कंट्रीज को। अब इसके बारे में हमने 1-2 पॉइंट्स लिख दिए। अब उसके बाद आता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस। बच्चों ऐसे कर करके ना आपको पहले मेन हेडिंग पकड़ लो, फिर उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। अब कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस में हम क्या डालेंगे कि हम लोग टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं मेंबर कंट्रीज की। उसके बाद इट प्रोवाइड एक्सपर्टीज इन एरिया लाइक मॉनेटरी पॉलिसी। हम किस एरिया में एक्सपर्टीज दे रहे हैं? मॉनेटरी पॉलिसी में, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करते जाओ। द ट्रेनिंग हेल्प कंट्रीज डेवलप इफेक्टिव पॉलिसी एंड अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स। ठीक है ना। अब उन्हें यार, अगर आपको एक चीज मैनेज करनी है, अगर उस मैनेज करने का एक हमें राइट वे पता लग जाए तो आपकी कॉस्ट बचेगी। तो ये वही तो बोल रहा है, दिस मिस्टेक्स इन मैनेजिंग देयर इकोनॉमीज। अब आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा इकोनॉमी को मैनेज करना, क्योंकि आपको नॉलेज आ चुकी है। पॉलिसी कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसके अंदर क्या होगा? इंटरनेशनल पॉलिसी डायलॉग होएगा एंड कोऑर्डिनेशन अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। अब देखते हैं बच्चे आगे, वीडियो पॉज करके नोट डाउन तो कर ही रहे हो ना, एक एक पॉइंट समझ रहे हो ना। इसका पीडीएफ ले लेना हमारी टीम उन्नति से। पॉलिसीज ऑफ द आईएमएफ। ठीक है बच्चों, अब क्या पॉलिसीज थी? लैंडिंग पॉलिसीज। हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। किसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं? मेंबर कंट्रीज को, लो इनकम कंट्रीज को।
ठीक है ना, कंसेशनल फाइनेंसिंग होगी विद लॉन्गर रीपेमेंट पीरियड्स एंड लोअर इंटरेस्ट रेट्स। बच्चे इनका मेनली काम है हर कंट्री डेवलप करे। आईएमएफ का मेनली क्या काम है, हर कंट्री डेवलप करे। इंटरेस्ट लेना या कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है इन लोगों का। फिर से एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, डेट रिलीफ प्रोग्राम्स, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिसीज, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। जितनी एक्सप्लेनेशन देंगे उतना बेटर है, लेकिन ज्यादा मत देना, ठीक है ना। एग्जामिनर को पॉइंट्स दिखने चाहिए, हाँ यार इसको सारे पॉइंट्स आते हैं अच्छे से, क्लियर है, वो इन पॉइंट्स को पढ़ के ही इंप्रेस हो जाएगा। आगे देखते हैं इंपैक्ट ऑफ आईएमएफ फंक्शंस एंड पॉलिसीज। अब इसके अंदर भी पॉइंट लिख लो, प्रमोटिंग ग्लोबल स्टेबिलिटी, एड्रेसिंग इनइक्वालिटी और फॉस्टरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इसके अंदर हमें क्या बताना है, द आईएमएफ हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन स्टेबलाइजिंग इकोनॉमीज ड्यूरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, क्लियर है। अब जब एड्रेसिंग करेंगे, दो डेट रिलीफ एंड कंसेशनल फाइनेंसिंग, द आईएमएफ हैज हेल्प लो इनकम कंट्रीज, ताकि वो टैकल कर सके अपनी पॉवर्टी एंड इंप्रूव कर सके अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस, क्लियर है, नोट कर लो पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर ये तो आप 7वां क्वेश्चन करा रहे हो, बेटा आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं, मैं आपको सारे समझा रहा हूं, जो आपको इजी लगे आप वो अटेम्प्ट करना। ब्रीफली डिस्कस द ट्रेंड इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब क्या ट्रेंड्स थे, फिर से मैं जैसे हमेशा बोलता हूं, सबसे पहले जो उसने पूछा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पूछा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, इसकी डेफिनेशन दे दो, इसके बारे में जो भी आपको अच्छे से पता है एग्जामिनर को समझा दो। इट रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नई टेक्नोलॉजी लाएंगे सर, एडवांस टेक्नोलॉजी लाएंगे, दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशन, इंडस्ट्रीज एंड ओवरऑल इकोनॉमी, जिससे कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में इंपैक्ट आए। सर क्या की ट्रेंड्स थे इसके, सबसे पहले डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एआई का टाइम आ चुका है, एआई का टाइम आ चुका है, एआई एंड मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब ये आप आईओटी ऐसे लिख के आए पेपर में, फिजिकल डिवाइसेस टू दी इंटरनेट एनेबलिंग डाटा कलेक्शन एंड कम्युनिकेशन। ये क्या करता है आईओटी, ये कनेक्ट करता है, क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, क्लियर है। एप्लीकेशन रेंज फ्रॉम स्मार्ट होम्स एंड वेरेबल डिवाइसेस टू इंडस्ट्रियल आईओटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। थोड़ा थोड़ा बताओ, उतना बताओ जो आपको नॉलेज में हो, फालतू की स्टोरीज नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, एमबीए का पेपर है। बिग डाटा एंड एनालिटिक्स, क्लियर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ। सर ये आपने ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिए, बेटा जितने एग्जामिनर ने हमें बोला लेंथ उतनी तो बनाएंगे, और फिर से थोड़ी सी मैं आपको ज्यादा लेंथ इसलिए दे रहा हूं ताकि आप याद करोगे, सारा याद करके जाओगे तो पेपर में सारा थोड़ी याद रहेगा, तो उसके अंदर से कुछ ही याद रह जाता है, कुछ ही पॉइंट याद रह जाते हैं, फिर इसके इंपैक्ट बताओ, क्लियर है। जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट हो तो आप सोच लो कि मैं इसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में 3-4 पॉइंट्स हेडिंग एक्सप्लेन करूंगा और उसके अंदर फर्दर ये सब हेडिंग्स एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं सॉल्यूशन, वीडियो पॉज करिए और आंसर को नोट डाउन करिए। फिर अब देखते हैं चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स। क्या क्या चैलेंजेस आए थे, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, स्किल गैप्स, एथिकल कंसर्न्स, क्लियर है। अब बेटा साइबर सिक्योरिटी तो आपको पता ही है, सारा रिस्क है, सारा डाटा का एक्सपोजर है, बड़े बड़े बिजनेसेस को लॉस हो जाता है उनका डाटा, अगर डाटा ब्रीच होता है, डाटा लीक हो जाता है, साइबर थ्रेट्स तो आते ही रहते हैं, रैंसम मांगा जाता है, खूब पैसे मांगे जाते हैं इनसे उनके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा लास्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको शॉर्ट नोट लिखना। मुझे लगता है सबसे इजी क्वेश्चन होता है, शॉर्ट नोट में ना कुछ भी लिख सकते हैं उसके बारे में। ड्राइवर्स ऑफ सीएसआर, रेगुलेटरी कंप्लायंस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ब्रांड रेपुटेशन, क्लियर है। देख रहे हो कैसे मैंने सिर्फ एक एक हेडिंग देखी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जामिनर भी इंप्रेस, हेडिंग्स आती है बच्चे को, और हमें भी ज्यादा उसके बारे में नहीं लिखना, क्योंकि अगर हमें नॉलेज ना हो या हमें नॉलेज हो हमें ठीक से हमने याद तो किया नहीं हुआ, तो कम से कम बताओ। जीएसटी आ गया था, जीएसटी के बारे में बताओ सर, ठीक है ना। सर जीएसटी के बारे में क्या बता सकते हैं, जब इंटर स्टेट मूवमेंट होती है, ठीक है ना, जब अगर गुड्स बाहर जाते हैं तो आईजीएसटी लगता है, और जब गुड्स इधर रह जाते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। सी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी की सरकार, एस मतलब केजरीवाल की सरकार, एसजीएसटी, क्लियर है। तो और गुड्स जब फॉर एग्जांपल दिल्ली टू मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली टू हरियाणा जा रहे हैं, तो आईजीएसटी लगेगा, क्लियर है। उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। अब आ जाओ इक्विलिब्रियम इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, 2 अकाउंट्स होते हैं मेन, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। इसके बारे में अगर आपको नॉलेज है, क्योंकि आपने 11th-12th में ही पढ़ा होता है, तो इसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दो, क्लियर है। तो थोड़ा इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर दो, जितना ज्यादा एक्सप्लेनेशन डालोगे उतना बढ़िया है, लेकिन फिर से आंसर ओवरराइट मत करना
कि तुम इमोशनल होकर आंसर ओवरराइट कर दो। बच्चों आपको कोई सॉल्व असाइनमेंट के पीडीएफ, हैंड रिटन असाइनमेंट या प्रैक्टिकल फाइल्स या और भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स या किसी और सब्जेक्ट के, तो प्लीज हमारी उन्नति की टीम को कांटेक्ट करो। अभी हमारे चैनल को लाइक कर लो। एडीआर आपके सामने चल रहा है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ठीक है ना। आज हमारा इंडिया का बंदा बाहर जाके पैसे उठा रहा है तो उसके लिए क्या रेगुलेशंस है आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। हमारी उन्नति की टीम को कांटेक्ट करो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। सारे पेपर, सारे असाइनमेंट, सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं।